गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं निखिल और एक बार फिर से आप सबका डेली करंट अफेयर सीरीज 3 लेक्चर 2 में स्वागत है। दोस्तों, सुबह के 9 बज चुके हैं और उठने का नहीं जागने का वक्त हो चुका है। टारगेट एग्जाम है हमारे सामने। एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सब में अच्छा खासा जनरल अवेयरनेस आने वाला है और वक्त बहुत कम है हमारे पास। इसीलिए सीधे नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए और मेरे साथ करंट अफेयर्स की सीरीज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। भैया, आप दिन भर मैथ्स रीजनिंग पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, लेकिन सुबह के 40 मिनट आप जनरल अवेयरनेस के लिए बिल्कुल बाजू में निकाल के रखें। वैसे ये सेशन उससे भी छोटा रहेगा, लेकिन आप कोशिश करिए कि सारी जानकारी लिखते चलिए और जितनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं पर हर एक क्वेश्चन के साथ आपको दे रहा हूं, उन सारी चीजों को भी आप नोट करते चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में खूब सारी वैरायटी ऑलरेडी एग्जाम में आने लगी है। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम वी शैल डायरेक्टली बिगिन टुडेस वर्क। हाँ, आज जीके के क्विज को शुरू करने से पहले मैं आपके लिए कुछ टॉप हेडलाइंस लेकर आया हूं। आप सबको ये हेडलाइंस के बारे में थोड़ा सा एक व्यू देना है, सो दैट आप थोड़े से अलाइंड रहें रोज के न्यूज़पेपर एक्टिविटी से। हमारे काम की जो चीजें हैं वो सब इस पे है। L&T board approves AM Naik's reappointments as non-executive chairman for 3 years from October 1, 2020। दोस्तों, ये नाम जरा आप याद रखना, AM नाइक। ओके, आज से कुछ 50 साल पहले इन्होंने L&T कंपनी ज्वाइन की थी और उस जमाने में ये जूनियर इंजीनियर हुआ करते थे और 50 साल तक इन्होंने L&T के लिए ही काम किया और उसके बाद फिर ये कंपनी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर भी बने और अभी इनको फिर से रीअपॉइंट किया गया है। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि L&T के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, ये आप याद रखना। सेकंड पे आते हैं। Lieutenant General level talks between Indian Army and China's People's Liberation Army held in Moldo on the Chinese side of the LAC। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये तो अभी बातें चल ही रही है, आप सबको पता ही होगा। इसमें हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिस चीज के ऊपर भारत और चीन के बीच में सीमावर्त तनाव चल रहा है, तो उसको सुलझाने के लिए दोनों ही पक्षों के बीच में मतलब आर्मी लेवल के टॉक्स चालू है। आप सबको पता है, पिछले एक महीने में यानी समझ लीजिए कि मई में करीबन करीबन 8 बार अलग अलग बातें हो चुकी है, 8 बार टॉक्स हो चुके हैं। ये जो अभी टॉक्स चल रहे हैं, आर्मी लेवल के टॉक्स, ये सबसे आखिरी के टॉक्स माने जा रहे हैं, जिसमें अब सॉल्यूशन आना बहुत जरूरी है। राइट। और ये टॉक्स के बाद ही डिसाइड होगा कि आगे की परिस्थिति क्या होगी, स्टेटस को क्या होगा। प्लीज ये जगह का नाम जरा याद रखना दोस्तों, मोल्डो में हो रहा है ये उस जगह पर है जो चाइनीज साइड है एलएसी का। राइट, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। राइट, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट देख लीजिए, कोविड-19 अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू स्पीड अप आयुष्मान भारत। WHO चीफ एडनॉम घेब्रेयेसस, इनका कहना है कि कोविड-19 अपॉर्चुनिटी है फॉर इंडिया टू स्पीड अप आयुष्मान भारत। राइट, WHO के चीफ हैं जिन्होंने ये कहा है भारत से कि भाई ये जो कोविड-19 इतना बड़ा ग्लोबल पेंडेमिक हमारे सामने आया है, ये आपके देश के लिए आयुष्मान भारत को प्रमोट करने का, आयुष्मान भारत को घर घर पहुंचाने का एक बहुत अच्छा चांस लेकर आया है। राइट, आयुष्मान भारत क्या है जरा मुझे कमेंट स्लेट में बताना। कहीं ये रिलेटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस तो नहीं है? हाँ। एंड देन लास्ट वन, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड opens 3 new coal mines in Maharashtra, Adsa and MP Sharda and Dhankasa of 2.9 million tons annual capacity। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। आपको पता है, दिन ब दिन भारत अपना कोयले का इंपोर्ट कम करता जा रहा है। कोल इंपोर्ट्स जो हैं वो ईयर ऑन ईयर कम होते जा रहे हैं। अब बताइए, ये अच्छी खबर है या बुरी खबर? ये बिल्कुल अच्छी खबर है, क्योंकि कोल इंपोर्ट करने से ऑलरेडी उतने डॉलर्स भी हमारे बाहर जाते ही होंगे। अगर हम कोल इंपोर्ट कम कर रहे हैं, इसका मतलब देश सक्षम बनने की कोशिश कर रहा है और जितना हो सके उतना हम देश के अंदर से ही कोयले का खनन चालू कर रहे हैं।
तो तीन तीन कोल माइंस और शुरू की गई है, जिसमें से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ये कोल माइंस हैं। और कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी रहेगी? 2.9 मिलियन मेट्रिक टन। याद रखना, कोल यानी कोयला हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा खुराक है, इकोनॉमी के इंजन को लेकर। कोयला है तो बिजली है, और बिजली है तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक बात मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को आज क्लियरली बता दूं, जिस देश का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छा होता है, उस देश में ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और जीडीपी भगाना इजी होता है। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको देश का इंप्रूव करना है तो उसकी सबसे पहली सीढ़ी होती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है तो बाकी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली आप डेवलप कर सकते हो, और उस इलेक्ट्रिसिटी की पूरी जान अटकी हुई होती है कोयले में। तो एक अच्छी खबर है भाई हमारे लिए। एंड बाय द वे, वेस्टर्न कोल्ड फील्ड्स की मदर कंपनी कौन है, जरा बता देना मुझे। वेस्टर्न कोल्ड फील्ड्स की मदर कंपनी है भारत की एक जानी मानी महारत्न कंपनी, जिसका नाम आप सबको पता होना चाहिए, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। और कोल इंडिया लिमिटेड भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी है। आई रिपीट, कोल इंडिया लिमिटेड भारत की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। ओके, इट इज द बिगेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, अब महारत्ना ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आज का काम शुरू करते हैं, लेते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1। K. Shanmugam gets 3 months extension as the chief secretary of which state? K. Shanmugam, इनको अभी अभी 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है। ये कौन से प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं? पहले क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों तमिलनाडु। हियर द राइट आंसर इज तमिलनाडु। ओके, यहां पर मैं एक चीज आपको और एक्स्ट्रा बता देता हूं इनसे रिलेटेड। के शानमुगम साहब जो हैं, ये 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। राइट, यहां पर हम लिख ले जरा, 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। अब इनको ये 3 महीने का एक्सटेंशन किस बात का दिया गया है? ऐसा था कि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं ईडापल्ली पलनी स्वामी, ये भी नाम आप याद रखिएगा, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? ईडापल्ली पलनी स्वामी। इनका कहना था कि कोविड 19 के वजह से हमें के शानमुगम साहब की सर्विसेज और चाहिए हैं, और शानमुगम साहब वैसे भी 31 जुलाई को रिटायर हो रहे थे, और ऐसे में जो कोविड 19 की परिस्थिति तमिलनाडु में बनी हुई है, उससे निपटने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब का साथ होना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में एक अर्जी लगाई थी कि भाई इनको एक्सटेंशन दिया जा सकता है क्या। ऐसा माना जा रहा है कि इन्होंने 1 साल का एक्सटेंशन मांगा था, जिसके बदले में गवर्नमेंट ने केवल 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है। बहरहाल ये अपने आप में एक नई खबर है। ओके, हाँ, यहाँ एक और नाम मैं आप सबको बता देता हूं, प्लीज वो भी याद रखना। अर्लियर जो प्रीवियस चीफ सेक्रेटरी थे तमिलनाडु के, उनका नाम है, महिला है, गिरिजा वैद्यनाथन। गिरिजा वैद्यनाथन। ओके, कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है कि इनके पहले कौन थे, यानी आपको यही पूछ लिया जाएगा कि के शानमुगम साहब ने किसको रिप्लेस किया था। तो इसीलिए प्रीवियस पूर्वाधिकारी का नाम हमें हमेशा पता होना चाहिए। ये पहले की चीफ सेक्रेटरी थी और नए हैं के शानमुगम। राइट, यहां तक सारी बातें क्लियर है भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बार हम अपना आंसर चेक कर लें। यस, सो द राइट आंसर इज तमिलनाडु। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। Which country has signed MOU with India in June 2020 for Mutual Logistic Support Agreement MLSA to increase military interoperability? भारत के साथ MLSA साइन करने वाले देश का नाम बताइए, जिसने अभी अभी बिल्कुल 2 दिन पहले की बात है, जून 2020, उसने भारत के साथ एक MOU साइन किया है। पहले तो मुझे ये बताओ, ये MOU का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो क्या होगा सही जवाब? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। एक बार चेक कर ले आंसर। यस, ये आ गया हमारा आंसर, ऑस्ट्रेलिया। यहां पर अब जो जरूरी जानकारी है वो मैं सबसे पहले आपको दे देता हूं। असल में इंडिया और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया,
ये दोनों ही कंट्रीज इस वक्त चाइना से बेहद परेशान भी है और नाराज भी है। चाइना इन सब के बिल्कुल सरदर्द का कारण बना हुआ है, स्पेशली हमारे तो बहुत ज्यादा ही सरदर्द का कारण बन चुका है। चाइना एक और जहां हिंद महासागर में यानी इंडियन ओशन में अपनी दादागिरी कर रहा है जिससे भारत नाराज है, और एक तो लद्दाख में तो कर ही रहा है लेकिन इंडियन ओशन में भी। और ऑस्ट्रेलिया का प्रॉब्लम यह है कि चाइना उसके आजू बाजू में पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर में दादागिरी बनाने की कोशिश कर रहा है, दबाव बना रहा है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया भी नाराज है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आपस में एक MLSA साइन कर लिया है, जिसके तहत अब लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट दोनों देश एक दूसरे को देंगे। यानी सामानों की आवाजाही ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया, इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, उसके लिए मिलिट्री बेस यूज किए जाएंगे। इसमें 3 चीजें इंक्लूड की है। इसमें सबसे पहले फूड, फिर वाटर और पेट्रोलियम, ये 3 चीजों के लिए भारत ने ये लॉजिस्टिक्स सपोर्ट यूज किया है ऑस्ट्रेलिया का। समझ में आ रहा है आपको? ये क्लियर है बिल्कुल। एक दूसरे के मिलिट्री बेस इसमें यूज किए जाएंगे। ओके, हाँ। अब एक दो जानकारी आपको एक्स्ट्रा और देनी है इसमें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक मैरी टाइम एक्सरसाइज हुई थी। मैरी टाइम का मतलब होता है समुद्र में होने वाली एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज की तरह से भी बोल सकते हैं इसको। उस एक्सरसाइज का नाम याद रखना, आपको एग्जाम में ये कोई पूछ सकता है। इस एक्सरसाइज का नाम है ऑजी इंडेक्स या ऑजिंडेक्स। ओके, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मिला के ऑजिंडेक्स। क्लर्क की एग्जाम में अक्सर मिलिट्री एक्सरसाइजेस पूछे जाते हैं, टाइगर ट्रायम्फ, वज्र प्रहार, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए ये बात भी याद रखना। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि ट्रेड रिलेशन में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फ्रंट रैंक देकर रखा है, राइट। ये सैंपल क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन मैंने देखे हैं, इसीलिए प्लीज इसका भी आंसर आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ ट्रेड के लिए अपने पार्लियामेंट से, अपने व्हाइट पेपर पे इंडिया को फ्रंट रैंक देकर रखा है, यानी काफी खास देश बना के रखा है इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, संबंध काफी अच्छे हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ। जाते जाते, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है भैया, जरा वो भी बता देना। स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन पता है तो रिवाइज कर लो, नहीं पता है तो स्पेलिंग ध्यान से देखो और अपनी नोटबुक में लिख लो। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विच प्राइवेट सेक्टर बैंक लॉन्च समर ट्रीट्स कैंपेन रिसेंटली। हाँ भाई, ये अभी अभी न्यूज़पेपर में भी काफी 2-3 दिन तक मैंने देखा था, समर ट्रीट समर ट्रीट। अब ये क्या है? असल में समर ट्रीट्स नाम की एक नई स्कीम शुरू की गई है, जिसमें नो कॉस्ट EMI देने को तैयार है बैंक। आपको EMI पे इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग चार्जेस न के बराबर लगने वाले, या लगेंगे ही नहीं, अलग अलग कंडीशन में ही हो पाएगा वैसा। और उसके साथ नो डाउन पेमेंट। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, होम अप्लायंसेस या कोई भी लार्ज अप्लायंसेस लेते हैं तो आपको डाउन पेमेंट करना ही नहीं है। आप डाउन पेमेंट का मतलब समझते हो दोस्तों? जैसे मान लीजिए मैंने अपनी कोई एक बाइक खरीदी है, बाइक की कीमत है 90,000 रुपए, तो मैं 30,000 रुपए का डाउन पेमेंट करके आया और बाकी के जितने पैसे हैं 60,000 रुपए, वो अब मैं EMI में देने वाला हूं। EMI का मतलब होता है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स या इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, राइट। ये नो डाउन पेमेंट वाला काम इसमें किया गया है, अच्छी बात है। इसके साथ साथ इन लोगों ने डिस्काउंट भी देने की बात की है और कैशबैक देने की भी बात की है। डिस्काउंट और कैशबैक ये चीजें भी मिलने वाली है। तो भाई कौन सा बैंक है जो इतना सब कुछ दे रहा है? नो कॉस्ट EMI, नो डाउन पेमेंट, डिस्काउंट, कैशबैक। सही जवाब है यहां पर HDFC बैंक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, HDFC बैंक। चेक कर ले अपना आंसर। यस, दैट्स HDFC। आई होप आपको ये समझ में आ गया। आगे बढ़े। यस, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। Which among the following United Nations recognized day is marked on 6 June annually? 6 जून को इनमें से कौन सा दिवस यूनाइटेड नेशन द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है?
संयुक्त राष्ट्र द्वारा 6 जून को इनमें से क्या होता है? यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे, स्पेनिश लैंग्वेज डे, इंग्लिश लैंग्वेज डे या फ्रेंच लैंग्वेज डे? सही जवाब है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे। वंस अगेन अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यू नो व्हाई? एक्चुअली में 6 जून को एक एलेक्जेंडर, ये आदमी का नाम जरा आप याद रखिएगा, एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर की स्पेलिंग वो नहीं है, वो सिकंदर वाला एलेक्जेंडर नहीं है, ये एलेक्जेंडर पुष्किन, राइट? इनका बर्थडे होता है भाई। तो ये है कौन? ये दरअसल रशिया के एक जाने माने पोएट रहे हैं, ओके। और इन्होंने मॉडर्न रशियन लैंग्वेज को काफी ज्यादा इंप्रूव किया और एक तरीके से ये मॉडर्न रशियन लैंग्वेज के फादर माने जाते हैं। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न रशियन लैंग्वेज। तो इनके सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में अगर आपको किसी ने ये पूछा कि एलेक्जेंडर पुष्किन कौन है, तो भूलना मत, ऐसे क्वेश्चन कभी भी घुमा फिरा के आ सकते हैं। ओके, आंसर चेक कर लें। यस, यूएन रशियन लैंग्वेज डे। समझ में आ गया आपको? यहां तक सब स्मूथ जा रहा है, स्पीड बराबर है? कमेंट्स थ्रेड में प्लीज मुझे बताते रहिए, आपको स्पीड इससे ज्यादा चाहिए तुरंत की जा सकती है, अगर आपको और डिटेल चाहिए तो वो भी हो सकता है। और सेशन को आते साथ जरा प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए जरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें। वेद मारवा हैज डाइड रिसेंटली एट 87। He was former governor of which of these states? Right? वेद मारवा, इनकी 87 ईयर्स ऑफ एज में मृत्यु हुई। ये इनमें से कौन से स्टेट के गवर्नर थे? 4 ऑप्शन है, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, ऑल ऑफ दी अबव। सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। वेद मारवा साहब तीनों ही स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं। यस, ये देख सकते हैं आप, ऑल ऑफ दी अबव, राइट। वेद मारवा साहब असल में एक आईपीएस ऑफिसर थे, राइट। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छे लेखक भी थे ये। इनकी 3-4 किताबें छपी हैं और अच्छे लेखक थे ये, तो उस बात के लिए भी ये जाने जाते हैं। इनकी एक अच्छी किताब का नाम मैं आपको बता देता हूं, क्या पता किसी दिन एग्जाम में ही पूछ ले। इनकी एक बुक आई थी अनसिविल वॉर्स। अनसिविल वॉर्स नाम थोड़ा लंबा चौड़ा है, बट शॉर्ट फॉर्म में इसको अनसिविल वॉर्स ऐसा बोलते हैं, राइट। ये जरा आप एक बार चेक कर लेना, ये किताब है काफी अच्छी, वेद मारवा साहब की। हाँ, तो इस क्वेश्चन में जरा आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिवीजन कर ले भैया, जरा चीफ मिनिस्टर्स देख ले तीनों स्टेट के। क्या बोलते हो, आप सबको याद है कि नहीं? जरा चेक कर लें। झारखंड, झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, आपको एक बात बताऊं, इनका नाम 19 जनवरी को आईबीपीएस क्लर्क की मेंस की एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया था, राइट। इसीलिए चीफ मिनिस्टर जब जब मैं करवा रहा हूं, बिल्कुल चुपचाप बिना बोर हुए रिपीट करते चलिए। द मोर यू प्रैक्टिस उतना ज्यादा अच्छा होगा। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरामथांगा। जोरामथांगा, ये याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। देखिए, मिजोरम की स्पेलिंग में जेड है, चीफ मिनिस्टर साहब की स्पेलिंग में भी जेड है। मैंने तो ऐसे ही याद किया था, जिस व्यक्ति के स्पेलिंग में जेड है वो मिजोरम का चीफ मिनिस्टर है। एंड देन मणिपुर, मणिपुर के हैं एन बीरेन सिंह। एन बीरेन, बीरेंद्र नहीं, बीरेन सिंह, राइट। याद रहेगा ये तीनों, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। आरबीआई हैज क्रिएटेड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पीआईडीएफ ऑफ वर्थ डैश टू बूस्ट डिजिटलाइजेशन। दोस्तों आप सब जानते ही हैं कि इस वक्त भारत में कोरोना वायरस के वजह से वैसे भी हम चाहेंगे कि डिजिटलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि पेमेंट करने में आसानी हो। और दूसरा, डिजिटलाइजेशन के वजह से ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा बढ़ती है, जो कि एक्चुअल में काला बाजारी यानी कि ब्लैक मार्केटिंग को कम करती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ डिजिटलाइजेशन के 2 एडवांटेज लिख देता हूं। पहला, इजी प्रोसेस होता है पैसे पे करने का, इसीलिए आज नहीं कल दुनिया डिजिटलाइजेशन पे तो जाएगी ही जाएगी। और दूसरा इसमें क्या होता है, इट कैन डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग, इट कैन डिस्करेज
क्राइम रिलेटेड टू मनी, राइट। इसके लिए डिजिटलाइजेशन बहुत जरूरी है। ओके, तो आरबीआई ने एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के नाम पर कितने करोड़ रुपए क्रिएट किए हैं, या इसका मतलब बनाए हैं डिजिटलाइजेशन को बूस्ट करने के लिए? यहां सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 500 करोड़, राइट, ये याद रखना। हाँ भाई, अब इस क्वेश्चन में मैं जरा आपकी एक स्टैंडर्ड रिवीजन लेना चाहता हूं। जरा मुझे फटाफट, आरबीआई की बात निकली ही है तो ये 6 अलग अलग रेट्स जरा मुझे बता देना, तो देखते हैं किसको कितना याद है और कौन कितना रिवीजन कर रहा है। स्पेशली जितने फ्रेशर्स बच्चे हैं, जिन्होंने अभी अभी अपनी तैयारी शुरू की है, उन सब के लिए तो ये बहुत 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 जरूरी है। रेपो रेट, हाँ भैया जरा बताइए रेपो रेट कितना चल रहा है? 4%। हाँ, रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है? 3.35%। CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ये कितना चल रहा है? 3%। गिर गया है ना, 1% कम किया है। SLR, व्हाट इज SLR? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये कितना चल रहा है? 18%। MSF, व्हाट इज MSF? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये चल रही है 4.25%। एंड BR, व्हाट इज BR? बैंक रेट भी चल रहा है 4.25%, राइट। तो ये दोनों सेम हो गया है। ये पूरे के पूरे आंकड़े हर किसी को जबानी याद होने चाहिए। वैसे ये हर 2 महीने में बदलते रहते हैं, लेकिन आपका काम है कि आप अपडेट रहे और आपको ये सब कुछ याद रहे। इंटरव्यू में तो ये काम आएगा ही आएगा, साथ में आपको जीके क्वेश्चंस में भी डायरेक्टली काम आएगा। ओके, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई। ठीक है, हम भी अपना आंसर एक बार कंफर्म कर ले। यस, राइट आंसर इज 500 करोड़। ओके, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7, which state union territory introduced MOU, once again memorandum of understanding, monitoring mechanism planned to launch portal named Nivesh Mitra for implementation of investment proposals and tracking of MOUs? इनमें से कौन से राज्य ने निवेश यानी इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करने के लिए अपना एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है निवेश मित्र? निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, याद रखना। यहां सही जवाब है योगी आदित्यनाथ की सरकार, यानी ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, राइट। हाँ दोस्तों, आपको एक और जानकारी मैं दे देता हूं। गवर्नमेंट के जितने पोर्टल्स हैं और गवर्नमेंट की जितनी ऐप, अलग अलग एप्स वगैरह जो लॉन्च होती हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। हाँ चलिए, जरा अब वंस अगेन हमारे पास 4 स्टेट हैं, तो चारों के जरा एक बार चीफ मिनिस्टर देख ले। क्या बोलते हो भाई, बताओ जरा। केरला के कौन है चीफ मिनिस्टर? केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पी विजयन, पिनरई विजयन। कर्नाटक के कौन है? येदियुरप्पा। येदियुरप्पा, इनको किसी ज्योतिषी ने बोला था कि अपने नाम में 2 बार वाय लगा लो और देखो फिर आप इलेक्शन जीत जाओगे। इन्होंने 2 बार वाय लगा लिया और ये इलेक्शन जीत गए। बताओ, कमाल की बात है कि नहीं? झारखंड, अभी मैंने कवर कराया, हेमंत सोरेन। और उत्तर प्रदेश के आप सभी जानते हैं, बहुचर्चित हैं ये बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ, राइट। सो फाइन, इस तरह से हर एक क्वेश्चन का ड्रिल भी करते चले। सीएम, गवर्नर्स, कैपिटल्स, करेंसीज, ये सारी ही चीजें मैं अलग अलग क्वेश्चन के साथ आपको करवाता जाऊंगा। तो इत्मीनान रखिए, हर बात को सुनिए, नोटबुक में लिखते चलिए और सेशन को आखिरी तक देखिए, राइट। चलिए, ये रहा हमारा आंसर, नीचे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश। चलिए, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। Which ministry has launched the Nagar One scheme on the occasion of World Environment Day? इनमें से कौन से मंत्रालय ने वर्ल्ड एनवायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर नगर वन नाम की एक स्कीम शुरू की है? नगर वन, आप जानते हैं नगर का मतलब हो गया अर्बन, ठीक है, और वन यानी फॉरेस्ट, यानी कि नगरों में भी पेड़ों की संख्या अच्छी खासी हो, इसके लिए एक नगर वन
ये स्कीम शुरू की गई है। तो ये किसने शुरू की है? सही जवाब है यहां पर, आप ही बताइए क्या होना चाहिए सही जवाब। सही जवाब है यहां पर ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जरा चेक कर लें। यस, ऑप्शन है सी। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक बार हम देख लें कि इनके मिनिस्टर कौन है। तो आप ही बताइए मुझे, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन, राइट। और हर्षवर्धन साहब के पास ही ये अर्थ साइंसेस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मिनिस्ट्री भी इनके ही पास है। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, हर्षवर्धन साहब हैज ऑल दिस थ्री मिनिस्ट्रीज जो ए बी सी ऑप्शन में आपको दिख रही है, ठीक है। हाँ, अब बच गया चौथा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो भारत में ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है इस वक्त? मैं बता देता हूं नाम और इनको आप याद रखना। अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा, झारखंड से आते हैं ये अर्जुन मुंडा साहब, ठीक है। यस, आई होप सारी चीजें क्लियर हैं। इस क्वेश्चन में जरा आपको एक होमवर्क भी देना है। आ, आप मुझे बताइएगा, वारजे अर्बन फॉरेस्ट, वारजे अर्बन फॉरेस्ट जो कि पुणे में है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वारजे अर्बन फॉरेस्ट विच इज इन पुणे? इस क्वेश्चन से बहुत गहरा ताल्लुक है उस चीज का। तो प्लीज एक बार जरा चेक करना और हो सके तो कमेंट थ्रेड में मुझे बताना। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, what will be the India's growth in the year financial year 2021 as per survey of professional forecasters SPF sponsored by RBI? अब ये जो माइनस में फिगर दिख रहे हैं ये एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्शन है। इसका मतलब प्लीज ऐसा मत निकाल लेना कि जीडीपी माइनस में चली गई है, वैसा नहीं होने वाला है। लेकिन ये बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। तो अभी अभी आरबीआई ने एक एसपीएफ यानी सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर, ये हर साल होते हैं, कोई नई बात नहीं है, ये सर्वे कराया है। तो उसकी रिपोर्ट के हिसाब से भारत की ग्रोथ कितनी घट के कितनी होने वाली है। तो उनका कहना है कि भारत की ग्रोथ 1.5% ही रहने वाली है। ओके, ये बात याद रखना, अगले फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होगी, ऐसा सबका कहना है। एकदम से बाउंस बैक नहीं होगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चीजें बढ़ेंगी। ये ओवरऑल ग्रोथ की बात कर रहा है, दैट इज 1.5। आई होप आपको ये क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द इंडियन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर एडवाइजर एट वर्ल्ड बैंक रिसेंटली। भारत द्वारा अभी अभी सीनियर एडवाइजर के पद पर वर्ल्ड बैंक में किसकी नियुक्ति हुई है? चलो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, ये कौन है। ये जो बंदा है ये प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुका है नरेंद्र मोदी साहब का। ओके, आई रिपीट माय क्लू, इन चारों में से ये बंदा वो है जो प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुका है नरेंद्र मोदी साहब का। क्या होगा राइट आंसर? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजीव टोपनो। ओके, ये एक्चुअली में आईएएस ऑफिसर हैं, गुजरात कैडर से आते हैं। 2009 में इन्होंने सरकार को ज्वाइन किया था मनमोहन सिंह के जमाने में। उसके बाद जब 2014 में मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने इनको थोड़ा अपने मंत्रालय के करीब ही रखा और ये बाद में प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए मोदी साहब के, राइट। अभी इनको सीनियर एडवाइजर बना दिया गया है वर्ल्ड बैंक का। हाँ, चलिए आगे बढ़ने से पहले पहले तो आंसर चेक कर ले। यस, राजीव टोपनो, ये आ गया आंसर। अब जरा मुझे वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड तीन बातें बताइए फटाफट, तीन बातें। ओके, ये आपके लिए रिवीजन है और जिसको नहीं पता उसके लिए तो लर्निंग ही है। वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है? सबसे पहले तो ये बताइए। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, राइट। जिसे नहीं पता वो प्लीज लिख के रख ले, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। देन वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम बताइए मुझे जरा, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। डेविड मालपास, राइट, ये नाम याद रखिएगा। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट नाम, वर्ल्ड बैंक के एमडी एंड सीएफओ कौन है? सीईओ नहीं, सीएफओ, वो कौन है? ये भारतीय मूल से हैं
अंशुला कांत, राइट। ये नाम भी आप जरूर याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप ये तीनों जानकारी आपके काम आएगी। ओके, चलिए आगे बढ़े जरा क्वेश्चन नंबर 11 पे। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। हु हैज बीन नेम्ड एज द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020? ये तो वाकई में बड़े गर्व की बात हो गई है इस बार कि EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 ये एक महिला बनी है इंडिया से। अब इतनी जानकारी काफी है राइट आंसर लाने के लिए, राइट। तो क्या लगता है व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, किरण मजूमदार शॉ। ओके, आपको पता है, ये भी मैं बता दूं कि शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, फर्स्ट इंडियन एंटरप्रेन्योर, ओके, जिनको ये अवार्ड मिला है, राइट। इससे पहले इंडिया से ये अवार्ड मिला तो है लेकिन किसी महिला को नहीं मिला। तो फर्स्ट इंडियन एंटरप्रेन्योर टू गेट दिस अवार्ड, ओके। और किरण मजूमदार शॉ कौन सी कंपनी चलाती है भैया, ये भी बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किरण मजूमदार शॉ जो है वो भारत में बायोकॉन लिमिटेड नाम की कंपनी चलाती है, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है ये, राइट। तो बेंगलुरु ये लिख देता हूं मैं यहां पर, ओके, बायोकॉन लिमिटेड। समझ में आया आपको? हाँ, भारत में जब भी विमेंस डे वगैरह होता है तो इनका नाम बहुत गर्व से लिया जाता है। हाँ, अब ये जो बाकी के तीन ऑप्शन है, दिलीप सांघवी, शिव नाडर एंड नारायण मूर्ति, ये भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, इनको अलग से इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऑब्वियसली जरा एक बार ये भी देख ले कि ये कौन सी कंपनी के मालिक हैं। दिलीप सांघवी जो है भारत की एक जानी मानी फार्मास्यूटिकल कंपनी, औषधि बनाने वाली कंपनी के मालिक है, सन फार्मा। शिव नादर हम सब जानते ही हैं, शिव नादर बनाते हैं लैपटॉप कंप्यूटर HCL, HCL वाले लैपटॉप और कंप्यूटर्स आपने देखे ही होंगे, उसके मालिक हैं शिव नादर। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HCL बाय द वे? हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड तो नहीं है कहीं, एक बार चेक कर लेना। नारायण मूर्ति, इनको कौन नहीं जानता भाई, हम सबके चहीते और हम सबके रोल मॉडल रहे हैं ये नारायण मूर्ति। इन्होंने बनाई इंफोसिस, ये इंफोसिस के को फाउंडर रह चुके हैं, राइट। तो आई होप सारी डिटेल जानकारी क्लियर हो गई। एक बार आंसर भी चेक कर लें, किरण मजूमदार शॉ। यहां तक स्मूथली आ गए सबके सब, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे। Who hosted the virtual global vaccine summit which was organized by the ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, गावी? गाइस, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये जो फुल फॉर्म ये दिखा रहा है ये याद रखना। आपको घुमा फिरा के कभी यही पूछ लेगा कि गावी के फुल फॉर्म में, देखो क्लर्क में आने वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, आपको ये पूछा जाएगा कि गावी के फुल फॉर्म में यानी व्हाट डज ए स्टैंड्स फॉर, ए का मतलब क्या है, राइट। तो वहां पर आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको अलायंस पे टिक करना होगा। इस तरीके से फुल फॉर्म के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हर फुल फॉर्म जानना, समझना और याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, सो व्हाट इज द राइट आंसर हियर? इसका होस्टिंग किसने किया था? सही जवाब है बोरिस जॉनसन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? बोरिस जॉनसन इज द PM ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम के PM हैं, राइट। 31 जनवरी 2020 को इन्होंने अभी अभी फाइनली ब्रेग्जिट करवा दिया, ओके। और आपको यह भी पता होगा कि बोरिस जॉनसन को महीना भर पहले ऑलरेडी कोरोना हो चुका है, ओके। हालांकि अब ठीक हो चुके हैं लेकिन ये कोरोना से ग्रस्त थे, राइट। हाँ, ये बाकी के तीन लोग कौन है जरा वो भी बता देना मुझे। डोनाल्ड ट्रंप, इनको कौन नहीं जानता भैया, पूरे दुनिया में अपनी दादागिरी चला के रखी है, अमेरिका के प्रेसिडेंट, ओके। और नरेंद्र मोदी, ये है भारत के। और अब बच गए सीथ बर्कली, ये कौन है? ये जो बंदा है सीथ बर्कली, ये गावी का ही CEO है, इसीलिए ये जानकारी भी प्लीज आप याद रखिएगा, ये इसी गावी के CEO हैं, सीथ बर्कली, राइट। तो आई होप आपको सारी जानकारी और डिटेल समझ में आई, ओके। चलिए राइट आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लें। यस, इट्स बोरिस जॉनसन। सो वी हैव completed 12 questions. Let's go to the next 13. The first ever virtual leaders summit was held between India and Australia recently. Who is the PM of Australia? लीजिए भाई, ये तो बड़ा प्लेन वैनिला क्वेश्चन मिल गया यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये।
ये तो साफ साफ यही पूछ रहा है कि पीएम कौन है ऑस्ट्रेलिया के। सबको पता है पीएम है ऑस्ट्रेलिया के ऑप्शन नंबर डी, स्कॉट मॉरिसन। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में ये करवाया भी। ओके, तो आई होप आपको ये सारी जानकारी क्लियर है और यहाँ तक की सारी चीजें समझ में भी आई। हाँ, आपको एक बात मैं बता दूं, अभी मैं बात कर रहा था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में संबंध काफी मजबूत होते जा रहे हैं, ये तो है ही। दोनों का कॉमन दुश्मन कौन है? चाइना, ये भी है। और इस वक्त दोनों कंट्रीज के बीच में वर्चुअल मीटिंग्स भी होती रहती हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। नरेंद्र मोदी साहब का एक ट्वीट देखना आप, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन उनको ये बता रहे हैं कि देखो भाई, मैंने समोसे बनाना सीख लिया है। आपको बड़ा मजा आएगा, ट्विटर पे जाना और देखना, स्कॉट मॉरिसन साहब ने नाश्ता बनाया है समोसे का, और उसके ऊपर मोदी जी कह रहे हैं, मतलब मैं देख के बता सकता हूँ कि काफी अच्छे बने होंगे, और एक बार कोरोना वगैरह खत्म हो जाए तो हम मिल बैठ के खाएंगे, आराम से सेलिब्रेट करेंगे। और बड़ा अच्छा कॉन्वर्जेशन चल रहा है दोनों के बीच में, राइट? तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्कॉट मॉरिसन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। The 51st annual Davos meeting will be conducted by the WEF, World Economic Forum, in January 2021. What is the theme for the event? Right? चार ऑप्शन है, क्रिएटिंग अ शेयर्ड फ्यूचर इन अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड, बाप रे बहुत सही लाइन लिखी है। सेकंड, अ ग्रेट रीसेट। थर्ड, रेस्पॉन्सिव एंड रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप। एंड फोर्थ, ग्लोबलाइजेशन 4.0। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, द ग्रेट रीसेट। ओके, हाँ। अब ये तो हो गया थीम। आप एक लाइन में जरा समझ लीजिए, जितने नए बच्चे हैं, प्लेन वेनिला भाषा में एक बार बता रहा हूं, जिंदगी भर याद रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी क्या होता है। किसी इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया तो याद रखना बेटा, ये एक आंसर सिलेक्शन करवाएगा तुम्हारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा मंच है जो कि अलग अलग तरह से पॉलिटिकल, सोशल और ट्रेड रिलेटेड यानी इकोनॉमिकल रिलेशंस बनाने के लिए बनाया गया है। अलग अलग दुनिया के देशों में आपस में राजनीतिक चीजों के संबंध अच्छे हो, उसके बाद सामाजिक संबंध अच्छे हो, और साथ में व्यापारिक संबंध तो बहुत ही अच्छे हो। इसीलिए इन सब चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट? हाँ, तो ये कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है दावोस में। तो ये जगह का भी नाम जरा आप याद रखना, नहीं तो अगला क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 51st एनुअल मीटिंग कहाँ होने वाली है? राइट आंसर विल बी दावोस। और कहाँ है ये दावोस? दावोस है स्विट्जरलैंड में। दावोस इज इन स्विट्जरलैंड। हाँ, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जुड़ी हुई दो बातें और, प्लीज इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। पहला, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी 1971 जनवरी में। पहले तो ये याद रखना, किसी जीडी में ये बहुत काम आएगा आपको। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अभी जो हेडक्वार्टर है वो है कॉलोनी में। कॉलोनी यानी अपनी कॉलोनी नहीं, ज्योतिनगर कॉलोनी और अंबेडकर कॉलोनी वैसी वाली कॉलोनी नहीं। ये जो कॉलोनी है, ये जगह का नाम है स्विट्जरलैंड में। ओके, स्पेलिंग करेक्ट है भाई, ध्यान से देख लिया आपने। राइट, फाइन। तो यहां तक सब कुछ क्लियर हो रहा है। राइट आंसर भी आ गया है, द ग्रेट रीसेट। ओके, चलिए आगे बढ़े। Question number 15. SEBI has rearranged the Commodity Derivatives Advisory Committee recently. Who chairs the committee? SEBI ने अभी अभी Commodity Derivatives Advisory Committee यानी उसको रीअरेंज किया है। हैज रीअरेंज द मतलब उसमें कई कई सारे अलग अलग जो पद हैं उनको चेंज किया है। तो इस कमिटी के चेयरमैन कौन थे? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अशोक दलवानी। राइट? सेबी का फुल फॉर्म बता देना जरा मुझे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक वॉचडॉग है जो कि निगरानी रखता है अलग अलग कंपनियों के ऊपर, ताकि शेयर होल्डर्स का पैसा कहीं भी कभी भी बर्बाद ना हो, याद रखना। हाँ, और सेबी के चेयरमैन कौन है जरा ये भी बता देना मुझे। सेबी के चेयरमैन जिनका रिटायरमेंट आने को था और उसके बाद फिर इनको भी एक्सटेंशन दिया गया है, अजय त्यागी। ओके, अजय त्यागी साहब।
सेबी का हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों, ये भी बता दीजिए जरा जल्दी से। मुंबई, सेबी मुंबई, राइट। हाँ, अशोक दलवानी साहब, ये लिख लिया आपने, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं ये। ओके, सो लेट्स चेक द राइट आंसर। यस, इट्स अशोक दलवानी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 16। अबू धाबी बेस्ड मुब्दाला इज गोइंग टू बाय -% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स। एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं अबू धाबी के, यानी कि अपने यूएई के, जिनका नाम है मुब्दाला। तो ये रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदने वाले हैं, जिसका ऐलान इन्होंने किया है? सही जवाब है 1.85%। 1.85% की हिस्सेदारी ये खरीद रहे हैं। आपको मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां देता हूं इसमें। ये जो 1.85% हिस्सेदारी ये खरीद रहे हैं, अगर पैसे में देखा जाए तो ये होता है 9,093.6 करोड़ रुपीस की। इतने रुपए की हिस्सेदारी है ये। इतनी इतनी रुपए की हिस्सेदारी कितने परसेंट में? ऑलमोस्ट 2% में। तो जरा आप सोचिए कि जियो का पूरा साइज कितना होगा। कंप्लीट साइज जो जियो की टोटल इक्विटी वैल्यू इस समय आती है, टोटल इक्विटी वैल्यू जियो की, वो आएगी तकरीबन तकरीबन 5 लाख करोड़, 4.91 लाख करोड़। इतनी बड़ी कंपनी है ये, और उसमें का 2% ये इतना इन्होंने खरीद लिया है। समझ में आ रहा है आपको ये बात? राइट, सब कुछ क्लियर है। और अबू धाबी कहाँ की कैपिटल है भैया, ये भी बता देना जरा मुझे। अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ यूएई। यूएई, इट्स नॉट दुबई, इट्स अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यस, द राइट आंसर इज 1.85। चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 पे चलते हैं। नेम द इनिशिएटिव दैट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट आईसी फॉर पावर एंड न्यू renewable energy RK Singh to create a robust and resilient energy system in the future. Okay, तो ये एक नया सिस्टम जो है, जो कि अच्छा टिकाऊ रहेगा, रेजिलियंट एनर्जी सिस्टम इन द फ्यूचर, उसका नाम बताइए, उस इनिशिएटिव का नाम बताइए। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हैशटैग आई कमिट। ये देखिए राइट आंसर भी वही है, हैशटैग आई कमिट। ओके, हाँ, जरा आप में से कोई मुझे बताएगा क्या ये आईसी जो बीच में लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट चार्ज। मंत्रियों को अक्सर इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर पोर्टफोलियो एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर पास्ट एक्सपीरियंस, उनके ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से। तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट आईसी फॉर पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी आरके सिंह, उनका है। राइट, ये बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन में जरा मुझे एक होमवर्क देने की इच्छा हो रही है। आपको एक होमवर्क दिया जाए, कोशिश करिए कि इसका आंसर आप नीचे कमेंट थ्रेड में एक लाइन में लिखें। ओके, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। जरा मुझे बताना, उज्जवल भारत यानी क्या? व्हाट इज उज्जवल भारत? और प्लीज सवाल ठीक से समझिए। उज्जवल और उज्ज्वला स्कीम और वो सब चीजें मत बता देना। उज्जवल भारत, प्रॉपर उज्जवल भारत, जिसका इस क्वेश्चन से सीधा सीधा कनेक्शन है, वो वाला उज्जवल भारत क्या है, ये पूछ रहा हूं मैं। राइट, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैज रिसेंटली अनवील्ड एन इंफॉर्मेशन बुकलेट टाइटल्ड सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ COVID-19. The booklet has been developed by NCERT jointly with, एक किताब बनाई गई है, बुकलेट बनाई गई है, जिसका नाम है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ COVID-19। इस किताब का प्रकाशन एनसीईआरटी ने जॉइंटली इनमें से किसके साथ किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को के साथ। ओके, द राइट आंसर इज यूनेस्को। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। कोई मुझे बता सकता है क्या यूनेस्को का पूरा फुल फॉर्म क्या है? यूएन का मतलब तो यूनाइटेड नेशंस है, उसको लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है। ESCO मैं बता देता हूं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, राइट।
ठीक है भाई। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, कभी किसी ने पूछ लिया तो याद रखना, इट इज इन पेरिस। ओके, हाँ, राइट आंसर चेक कर ले, यस इट इज यूनेस्को। ठीक है, हाँ। और भारत के एचआरडी मिनिस्टर कौन है, बताइए बताइए जल्दी बताइए, निशांक साहब तो नहीं है कहीं, रमेश पोखरियाल निशांक, यस, ओके। लिख नहीं रहा लेकिन आपको याद रहना चाहिए, ओके, रमेश पोखरियाल निशांक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इंडियन प्लेयर हमजा कोया हैज डाइड एट द एज ऑफ 61 ड्यू टू कोविड-19, ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। हमजा कोया नाम के एक खिलाड़ी हैं भारत में, अभी अभी 61 ईयर्स की एज में उनकी कोरोना वायरस की वजह से दुखद मृत्यु हो गई। ये कौन से खेल से संबंधित थे, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। इन्होंने है ना संतोष ट्रॉफी में महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया था। संतोष ट्रॉफी में ये महाराष्ट्र की तरफ से एक बार खेले थे। अब आप मुझे बताइए ये संतोष ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड होती है, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या फुटबॉल। इतना बोलते साथ ही समझ में आ जाना चाहिए, राइट आंसर है फुटबॉल, क्योंकि संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू फुटबॉल। चेक कर लें, यस द राइट आंसर इज फुटबॉल। हाँ भाई, हाँ। अब एक और जानकारी मुझे आपको देनी थी यहाँ पर, इस बार का जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला था क्रिकेट का, T20 वर्ल्ड कप, राइट, वो कैंसल होने की कगार पर है। हालांकि एकदम ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखना पड़ेगा, लेकिन T20 वर्ल्ड कप जो है वो इस साल होने वाला था 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। ओके, मुझे जस्ट ये बताइए कमेंट थ्रेड में कि इस बार का T20 वर्ल्ड कप कहां होने वाला था। टेल मी द वेन्यू जहां पर इस बार T20 वर्ल्ड कप आयोजित होने वाले थे, बता पाओगे ना। चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। नेम द इंडियन एयरपोर्ट विच हैज बैग्ड द अवार्ड फॉर ACI एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स प्लैटिनम रिकॉग्निशन 2020। इनमें से कौन सा एयरपोर्ट ऐसा है जिसको ये लंबा चौड़ा अवार्ड मिला है, ACI एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स प्लैटिनम रिकॉग्निशन 2020। ये पुरस्कार किसको मिला है, केम्पागौड़ा, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बोलिए क्या है सही जवाब, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनको मिला है, राइट। तो जरा एक बार बता दीजिए मुझे ये सारे एयरपोर्ट कौन कौन से शहरों में, एयरपोर्ट के नाम भी आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं। केम्पागौड़ा एयरपोर्ट ये कहां पर है भैया, सबको पता है, बड़ा फेमस एयरपोर्ट है, दिस इज द एयरपोर्ट ऑफ बेंगलुरु, ये बेंगलोर एयरपोर्ट है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली में। फिलहाल ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, लेकिन मुंबई में जो नया एयरपोर्ट बन रहा है जिसका नाम है नवी मुंबई एयरपोर्ट, राइट, बन जाने के बाद वो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहलाएगा। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको RGIA भी कहा जाता है, ये एयरपोर्ट है हैदराबाद का, हैदराबाद का। आई हैव सीन while traveling and other visits, तो मैंने जितना देखा है शानदार एयरपोर्ट है बिल्कुल ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको शमशाबाद एयरपोर्ट भी कहा जाता है बाय द वे। एंड छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये तो हम सबको पता ही है, ये मुंबई एयरपोर्ट को कहा जाता है। ओके, नवी मुंबई में एक और नया एयरपोर्ट बन रहा है, उसका काम अभी चालू है। तो आंसर चेक कर ले, यस दिस इज RGIA, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये थे आज के टोटल 20 क्वेश्चन जिनको मैंने कंप्लीटली अच्छे से ड्रिल करके आपके सामने पेश किया। आई होप आपने सारी इंफॉर्मेशन लिख के रखी एंड आई होप कि आपका भी स्कोर आज का बहुत अच्छा आया होगा। दोस्तों, कल के सेशन और आज के सेशन की ये फ्री वाली PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और ये रही टेलीग्राम चैनल की लिंक। आज ही सबसे पहले ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और हर एक सेशन के साथ उसकी PDF मेरे इस टेलीग्राम चैनल से लेना बिल्कुल मत भूलिए। एग्जाम की तैयारी में अब वक्त बहुत कम है, इसीलिए प्लीज जितना हो सके उतना वक्त पढ़ाई को दीजिए। और सारे सब्जेक्ट्स करते रहना भी जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस के लिए स्पेशली इस क्विज के लिए 40 मिनट आप निकाल के रखिए, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑलराइट,
तो चलिए दोस्तों, कल फिर एक बार मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।